हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर अपन ने समसूत्री विभाजन के बारे में चर्चा की थी, जिसके अंदर अपन ने समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इन अवस्थाओं के अंदर पढ़ा था कि कौन सी अवस्था में कौन कौन से मुख्य इंपॉर्टेंट लक्षण आते हैं और क्वेश्चन भी उन्हीं में से पुटअप होने के चांस रहते हैं कि किस अवस्था के अंदर गुणसूत्र मध्य अवस्था में होते हैं, कौन सी अवस्था के अंदर गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, कौन सी अवस्था के अंदर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं, सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है और कौन सी अवस्था की कौन सी अवस्था विपरीत अवस्था मान जाती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन उसके अंदर पुटअप होते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपन कोशिका विभाजन अपन पढ़ रहे थे, तो कोशिका विभाजन दूसरा जो होता है वो होता है मियोसिस, यानी अपन मियोसिस को ये कह सकते हैं सामान्य भाषा के अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन की तुलना में इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन के दृष्टि से। इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अपन ने जब प्रोफेज अवस्था पढ़ेंगे तो उस प्रोफेज अवस्था के अंदर कुछ 5 उप प्रावस्थाएं होती हैं। उनमें से क्वेश्चन हमेशा आपको पूछने के 99% चांसेस होते हैं। कौन सी अवस्था में डिप्लोटिन अवस्था कौन सी अवस्था के अंदर काइजमेटा बनता है, कौन सी अवस्था के अंदर सिनेप्सिस क्रिया होती है, कौन सी अवस्था के अंदर गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, ध्यान देना यहां पर सबसे पहले इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो थे आपके वॉन ब्रीडेन। वॉन ब्रीडेन नामक वैज्ञानिक थे और वॉन ब्रीडेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन के बारे में खोज की थी। लेकिन यहां पर ध्यान देना कि मियोसिस शब्द वाज कॉइन्ड बाय जेबी फार्मर और जेबी मुर्रे ध्यान देना, पहले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन ये पूछा गया था अर्धसूत्री विभाजन का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ध्यान देना, अगर ऑप्शन में आपको प्रतिपादक वॉन ब्रीडेन नहीं देता है तब आपके क्या आएगा, जेबी फार्मर एंड जेबी मुर्रे। ध्यान देना, वैसे मुख्य खोजकर्ता जो थे वो तो थे वॉन ब्रीडेन थे, लेकिन यहां पर जो मियोसिस शब्द देने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन थे, जेबी फार्मर और जेबी मुर्रे नामक वैज्ञानिक थे। इसलिए ध्यान देना, ये तो थे इसके दोनों खोजकर्ता, किसने खोज की थी और किसने मियोसिस वर्ड यूज किया था, तो वो आएंगे अपने। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका सामान्य परिचय, परिभाषा क्या होगी, कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों के अंदर अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है, उनके बारे में अपन इसके अंदर देखेंगे। तो देखना यहां पर सबसे पहली बात तो ये आती है कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो केवल और केवल जो जर्म सेल्स होती हैं, यहां जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है, जनन कोशिकाएं। पहली बात तो ये कि समसूत्री विभाजन जो था वो तो कौन सी कोशिकाओं में संपन्न हो रहा था, सोमेटिक सेल्स के अंदर, कायिक कोशिकाओं में संपन्न हुआ था। जबकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो किसमें, जर्म सेल्स कह दो या फिर जनन कोशिकाएं कह दो, इनके अंदर संपन्न होता है। क्यों होता है वो भी अभी पढ़ेंगे। दूसरा इसके अंदर ये आता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर कुल कितनी कोशिकाएं बनती हैं, इसके अंदर कुल 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, और 4 अगुणित कोशिकाओं का मतलब हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है इसके अंदर। यानी वहां पर अपने पास में एक सेल से 2 सेल का निर्माण हुआ था नए विभाजन के बाद में, समसूत्री विभाजन में। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के अंदर एक अगर कोशिका विभाजित होती है तो उसके द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं कि मेट्रिक सेल्स डिवीजन ऑक्यूर्स इन जर्म सेल्स, यानी ये केवल और केवल किसमें संपन्न होता है, जर्म सेल्स के अंदर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन क्रिया के दौरान द जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, आनुवांशिक पदार्थ ऑफ ए डिप्लॉइड जर्म सेल अंडरगोस 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड रिजल्टिंग इनटू 4 हैप्लॉइड डेटर सेल्स। ध्यान देना, यहां पर इसमें यह कह रहा है कि अगर अपने पास में कोई भी एक सेल है और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो था वो 2n टाइप यानी कि डिप्लॉइड था, और इस डिप्लॉइड सेल्स के अंदर जैसे ही विभाजन होता है तो आपके विभाजन के फलस्वरूप, और विभाजन भी कौन सा, मियोसिस सेल डिवीजन जब होता है, मियोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट और एक आता है मियोसिस सेल डिवीजन सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड जब होता है,
उसके द्वारा उसके दौरान कुल कितनी सेल्स का निर्माण होता है? 4 सेल्स का निर्माण होता है। और ये चारों सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉइड होंगी या हैप्लॉइड टाइप की होंगी? ये होती हैं दोस्तों हैप्लॉइड टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि अगुणित 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिकाएं होंगी वो कैसे रहेंगी? अगुणित सेल्स रहेंगी, हैप्लॉइड सेल्स मानी जाती हैं। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के द्वारा। फिर उसके बाद में मियोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकेरियोटिक। तीसरा पॉइंट जो आएगा वो ये रहेगा कि जो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनरली लैंगिक प्रजनन के दौरान होता है। किस क्रिया के दौरान? लैंगिक प्रजनन की क्रिया के दौरान होता है। कारण है उसके अंदर लैंगिक प्रजनन की क्रिया के दौरान इसलिए होता है क्योंकि अपन ने ये पढ़ा अर्धसूत्री विभाजन किसमें हो रहा था? जर्म सेल्स के अंदर, जनन कोशिकाओं में। किस क्रिया के दौरान होता है? जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस दौरान। किसके निर्माण में होता है? जब युग्मकों का निर्माण होना होता है, क्योंकि युग्मक हमेशा कैसे रहते हैं? अगुणित रहते हैं। इसलिए युग्मकों का जब निर्माण होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन जब होता है, उस दौरान कौन सा विभाजन लेते हैं अपन? अर्धसूत्री विभाजन को माना जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि इन लोअर प्लांट्स मियोसिस ऑक्यूर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहां पर। आपसे अगर ये पूछा जाए कि लोअर कैटेगरी के प्राणी जो होते हैं उनमें तो अर्धसूत्री विभाजन होता है कब? निषेचन क्रिया के बाद में। जबकि अगर अपन देखें यहां पर हायर प्लांट्स के अंदर उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनके अंदर जब भी निषेचन क्रिया होती है तो वो कब होती है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। अपन ये कह सकते हैं कि जो उच्चतर प्राणी होते हैं या उच्चतर श्रेणी के पादप जो होते हैं उनमें निषेचन से पूर्व, किससे पूर्व है? निषेचन क्रिया से पूर्व किसका निर्माण होता है? युग्मक। और युग्मकों का जब निर्माण होगा तो किसके माध्यम से होता है युग्मक का निर्माण? अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं उनके अंदर तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो कब होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद में, यानी निषेचन क्रिया के बाद में। लेकिन हायर प्लांट्स के अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो कब होगा? निषेचन से पहले। निषेचन से पहले क्यों होता है? क्योंकि निषेचन से पहले यहां पर क्या होगा? युग्मक का निर्माण होगा। और युग्मक का निर्माण होने के लिए कौन सा विभाजन मानते हैं अपन? अर्धसूत्री विभाजन मानते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है मेन, वो ये आता है कि जो कोशिकाएं बन रही हैं, डॉटर सेल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सेल थी और ये द्विगुणित सेल थी, इसके अंदर आपका मियोसिस फर्स्ट हुआ। इस मियोसिस फर्स्ट के दौरान जो सेल फॉर्मेशन हुआ है वो एन टाइप है। बोलो यहां पर अपन ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इसके अंदर यहां पर ये जो कोशिका थी इसमें द्विगुणित थे। बनने वाली कोशिका के अंदर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, बोलो इन दोनों, इसकी तुलना में इन दोनों में क्या रहेंगे? हाफ हाफ हो जाते हैं। यानी कि मियोसिस डिवीजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका के अंदर होने वाला ऐसा विभाजन होता है जिसके अंदर बनने वाली कोशिका में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या इस पैतृक यानी कि पेरेंटियल कोशिका की तुलना में क्या रहती है? आधी। यानी यहां पर दुगने थे गुणसूत्र, तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट द ओरिजिनल सेल्स। यानी ओरिजिनल सेल यानी कि आपकी जो पेरेंटियल सेल है उसकी तुलना में डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, यानी कि आधी हो जाती है। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन कि मियोसिस डिवीजन जो होते हैं दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट क्या होगा, मियोसिस सेकंड क्या होगा? ध्यान देना, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो होता है आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि ये क्या होता है? अपचयनकारी होता है, अपचयनकारी डिवीजन होता है। अपचयनकारी डिवीजन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या में क्या आ रही है? कमी आती है। यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं।
यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को तो कौन सा बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। इट इज मियोसिस सेकंड, यानी अपन क्या कह सकते हैं, ये तो था आपका अर्धसूत्री फर्स्ट, और ये क्या रहेगा, अर्धसूत्री सेकंड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन का मतलब यह होता है कि ये क्या होता है आपका, समान मात्रा में होने वाला डिवीजन होता है। और इसीलिए ध्यान रखना, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को हमेशा किस नाम से जाना जाता है, समसूत्री विभाजन सेकंड भी या समसूत्री विभाजन भी इसको कहा जाता है। ध्यान देना, अर्धसूत्री विभाजन को समसूत्री विभाजन के समान मानते हैं, और उसके समान क्यों मानते हैं ये ध्यान देना। मान लीजिए कि आपके पास में ये एक सेल थी, ये द्विगुणित कोशिका थी जिसको अपन ने पेरेंटियल सेल नाम दिया। फिर इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट लिया अपन ने, और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होगा इसके अंदर, तो यहां पर बनने वाली दो सेल्स, ये दोनों क्या रहेंगी, एन टाइप की, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, ये अगुणित कोशिकाएं रहेंगी। क्या रहेंगी, ये अगुणित सेल्स रहेंगी। फिर उसके बाद में इनके अंदर लिया अपन ने कौन सा डिवीजन, मियोसिस सेकंड डिवीजन लिया। और जैसे ही मियोसिस सेकंड डिवीजन होगा, इसका मतलब यहां भी ये कोशिका, अब बोलो क्या इसके अंदर क्रोमोसोम की n/2 होंगे क्या कभी, ऐसा नहीं होता है। यहां भी गुणसूत्र n टाइप के रहेंगे, ये भी क्रोमोसोम n टाइप के रहेंगे, इसमें भी n टाइप और इसमें भी बनने वाली कोशिका में। तो इसीलिए अपन ये कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और चारों की चारों कोशिकाएं जो होती हैं वो अगुणित होती हैं या द्विगुणित होती हैं। दोस्तों यहाँ पर चारों कोशिकाएं देख के बताइए क्या होंगी, अगुणित होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर अपन देखें, इसमें क्रोमोसोम n टाइप के थे, तो इसमें भी कौन से टाइप के हैं, n प्रकार के क्रोमोसोम है। इसका मतलब यहां पर ये जो विभाजन हुआ है वो कौन सा माना जाएगा, समसूत्री विभाजन के समान माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि उस विभाजन का नाम बताइए जो कि समसूत्री विभाजन के समान होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, असूत्री विभाजन या केवल समसूत्री विभाजन, तो ध्यान रखना यहां पर क्या रहेगा अपना राइट आंसर, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो होता है वो किसके समान मानते हैं, समसूत्री विभाजन के समान मानते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान बनने वाली कोशिकाओं में तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जब होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ववर्ती कोशिका के समान ही रहती है, एन टाइप के ही होते हैं। इसलिए यहां पर अपन ने दोनों पढ़े कि ये तो होता है इक्वेशनल डिवीजन यानी समानांतर डिवीजन, और ये होता है रिडक्शनल डिवीजन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। इसलिए अपन ने दो प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन पढ़े। अब यहां पर अपन ने एक स्लाइड के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन की बात करें अगर अपन, तो एक तो होता है इंटरफेज अवस्था, जिसको अपन तो क्या आपको क्या कहा जाएगा, मध्यावस्था, क्या कहेंगे उसको अपन, मध्यावस्था कहेंगे। फिर उसके बाद में आता है मियोसिस फर्स्ट, यानी अपन इसको क्या कह सकते हैं, अर्धसूत्री फर्स्ट कह सकते हैं, या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कहेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड माना जाएगा। अब उसके बाद में अपन पहले देखते हैं कि ये तो अपन ने पहले पढ़ चुके, इंटरफेज अवस्था के बारे में तो अपन चर्चा कर चुके थे, कौन कौन सी थी, G1, S और G2 अवस्थाएं थी। और जैसे ही इनको कंप्लीट होने के बाद में सेल किसके अंदर प्रवेश करेगी, सीधी मियोसिस से फर्स्ट के अंदर। अगर मियोसिस हो रहा है तो, अगर माइटोसिस है तो वो माइटोसिस में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट है, अपन इस मियोसिस अवस्था को यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अवस्थाएं होती हैं, उसमें भी वो ही 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, जैसे समसूत्री विभाजन में थी वैसी की वैसी चारों अवस्थाएं किसमें रहेंगी, आपकी अर्धसूत्री में भी रहेंगी और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में भी रहेंगी। तो यहां पर अपन ये मानते हैं वो होती कौन कौन सी हैं दोस्तों, देना ध्यान, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं, वही चारों अवस्थाएं थी जिनके बारे में अपन ने कहां पढ़ लिया था, समसूत्री विभाजन के अंदर भी पढ़ा था। वो ही 4 अवस्थाएं थी उसके अंदर भी, यहां आगे आने वाली इसके अंदर भी मियोसिस में भी क्या आएंगी, वही 4 अवस्थाएं रहेंगी। लेकिन यहां पर अपन अगर मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट अवस्था हो गई।
अब यहां पर चेंज क्या होगा, समसूत्री विभाजन में केवल 4 अवस्थाएं थी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन अगर अपन पढ़ते हैं तो जैसे ही आप प्रोफेज अवस्था में जाते हैं तो उसके बाद में उसकी आपके पास में 5 उप प्रावस्थाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं आपकी? 5 उप प्रावस्थाओं का निर्माण हो जाता है। और ये पांचों उप प्रावस्थाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, ध्यान देना यहां पर। एक तो आती है आपकी लेप्टोटीन अवस्था, एक तो कौन सी मानी जाएगी? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन। फिर दूसरा आएगा जाइगोटीन, एक आता है पैकिटीन, एक आता है डिप्लोटीन, और लास्ट आता है कौन सा? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। फिर उसके बाद में जैसे ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा आपका मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर वापस क्या जाएगा आपका? साइटोकाइनेसिस। तो ध्यान देना यहां पर आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन के फर्स्ट के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होगी, लगभग 90% जो इस अवस्था का होता है वो रहता है प्रोफेज अवस्था। कोशिका विभाजन का 90% भाग जो कवर करती है वो प्रोफेज अवस्था करती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के अंदर, केवल और केवल फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज अवस्था होती है उस प्रोफेज अवस्था को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 के अंदर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन, और लास्ट में कौन सी लिया अपन ने? डाइकाइनेसिस। जैसे ये होगा साइटोकाइनेसिस की क्रिया होगी, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और 1 से 2 कोशिकाएं, वो दोनों कोशिकाएं किसमें प्रवेश करेंगे? मियोसिस सेकंड के अंदर। और मियोसिस सेकंड के अंदर जब जाएंगे तो ये भी कौन से जाएंगे? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 अवस्थाएं हो जाएंगी और ये चारों अवस्थाएं क्या कहलाएंगे? सेकंड जुड़ जाएगा। ध्यान देना यहां पर अपन क्लास के अंदर केवल और केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? मियोसिस फर्स्ट के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। मियोसिस सेकंड के बारे में कोई अपन चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने समसूत्री विभाजन के अंदर पहले इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जो प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन की थी उसमें जो परिवर्तन हो रहे थे वही किसमें होंगे? आपके प्रोफेज सेकंड में होंगे। जो अवस्थाएं मेटाफेज के अंदर अपन ने पढ़ी थी वही किसमें आ जाएंगे? आपके मियोसिस सेकंड की मेटाफेज में। सेम उसी प्रकार से एनोफेज और टीलोफेज अवस्थाएं की जो अवस्थाएं लक्षण अपन ने पढ़े थे समसूत्री विभाजन में, वो लक्षण किसमें आ जाएंगे? आपके मियोसिस से सेकंड के अंदर भी आ जाएंगे। तो आगे चलते हैं अपन, वो तो थे अपन ने चक्कर पूरा अपन ने आरेखित किया। अब लेते हैं अपन मियोसिस फर्स्ट लेते हैं, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर सबसे पहले अपन परिभाषा लेंगे। तो उसके अंदर परिभाषा क्या आ जाएगी आपकी? कोशिका के अंदर होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है। तो किसकी तुलना में? पैतृक कोशिका की तुलना में डॉटर सेल्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। और इसी कारण से अपन ने मियोसिस फर्स्ट को कौन सा डिवीजन कहा था? रिडक्शनल डिवीजन कहा था। ध्यान देना यहां पर, मियोसिस फर्स्ट separate homologous chromosome and produce two cell with haploid chromosome number n, for that reason is known as reductional division। फिर उसके बाद में लिया कि मियोसिस फर्स्ट जो था उसको अपन ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 4 स्टेज या 4 प्रावस्थाओं के अंदर अपन ने बांटा है। कौन कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाएं। उसके बाद में अपन लेते हैं क्या? प्रोफेज फर्स्ट। ध्यान देना, प्रोफेज फर्स्ट जो होती है, मैंने अभी बताया आपको कि लगभग 90% सेल डिवीजन का जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसके अंदर 90% टाइम पीरियड जो होता है वो प्रोफेज फर्स्ट ले लेती है। कारण है क्योंकि उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अपन ने उसको 5 सब स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। पहली बात। दूसरी बात कि सबसे लंबी प्रावस्था होती है। फिर उसके बाद में आता है कि प्रोफेज फर्स्ट is the longest in duration compared to prophase in mitosis। यानी अगर अपन समसूत्री विभाजन की माइटोसिस अवस्था की अगर बात करें और एक अर्धसूत्री विभाजन की माइटोसिस अवस्था की बात करें तो दोनों के अंदर सबसे लंबी अवस्था कौन सी मानी जाएगी? प्रोफेज फर्स्ट इन दी मियोसिस डिवीजन। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट अवस्था जो होती है वो सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। इट टेक्स अबाउट 85 to 95
परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम फॉर मियोसिस एंड आल्सो मच मोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये सबसे जटिल संरचना होती है, जटिल अवस्था होती है, और कितना परसेंट भाग ले रही है, 85 से 95% प्रतिशत भाग टाइम पीरियड ऑफ सेल डिवीजन का लेती है। इस डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस को 4-5 भागों में बांटा है। इसके लिए दोस्तों मैंने एक शब्द यूज किया है, लेजापादी डिया, यानी कि यहां LE का मतलब तो क्या होगा, लेप्टोटीन। कौन सा होगा, लेप्टोटीन होगा। ZA का मतलब जो होता है वो क्या मानेंगे अपन, जाइगोटीन, क्योंकि इनका निश्चित क्रम ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है आपको। फिर उसके बाद में आएगा PA का मतलब क्या होगा, पैकेटीन अवस्था, और फिर उसके बाद में DI लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, डिप्लोटीन, और लास्ट जो आता है वो दिया अपने DIA, उसका मतलब क्या होगा, डाइकाइनेसिस अवस्था, जिसको अपन बोलते हैं वो होगा। तो इस प्रकार से प्रोफेज फर्स्ट अवस्था को अपन ने 5 सब स्टेज के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर क्या आएगा आपका, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से दोस्तों 5 अवस्थाएं ली अपन ने प्रोफेज फर्स्ट के अंदर। आइए अपन सबसे पहले लेते हैं कौन सी अवस्था के बारे में, लेप्टोटीन अवस्था के बारे में लेते हैं कि क्या होती है लेप्टोटीन अवस्था। ध्यान देना यहां पर कि इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेप्टोटीन, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट, यानी कि ये प्रोफेज अवस्था फर्स्ट जो होती है उसकी पहली अवस्था होती है। यहां पर इसका अगर नाम देखा जाए तो ये ग्रीक वर्ड होता है, लेप्टोटीन जो था वो क्या था, ग्रीक वर्ड होता है, और जिसका मतलब क्या होता है, थिन थ्रेड, यानी कि पतले धागे नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है ये अवस्था। पतले धागे का मतलब यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम जो होते हैं वो पतले धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, लेप्टोटीन। इस अवस्था को अपन लेप्टोनीमा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी अवस्था के बारे में जानते हैं इसको, लेप्टोनीमा के नाम से भी इस अवस्था को जाना जाता है। दो मुख्य बातें अपन ने पढ़ी हैं। पहली बात तो ये ली कि लेप्टोटीन अवस्था जो होती है वो प्रोफेज की पहली सब स्टेज अवस्था होती है। दूसरा, इस अवस्था के अंदर लेप्टोटीन वर्ड जो था वो कहां से लिया गया, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, और जिसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होगा, वो पतले धागे, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी पतले धागे नुमा संरचना होती है, और इसको अपन लेप्टोनीमा नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद में ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिगिन टू कंडेंस इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड विद इन द न्यूक्लियस, यानी इस अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है कि इस अवस्था के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, पहले क्या थे, पतले धागे नुमा संरचना के रूप में थे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा था, लेप्टोटीन रखा था। लेकिन इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, संघनित होने लगते हैं, और संघनित होकर क्या हो जाते हैं, मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं, मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में बदल जाते हैं। इसलिए इस अवस्था को अपन ने क्या नाम दिया, लेप्टोटीन अवस्था कहा। यानी यहां पर इसके अंदर लेप्टोटीन अवस्था के अंदर गुणसूत्र मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। डायग्राम में मैंने दिखाया भी है कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। ये मोटे धागे नुमा संरचना, ये तो है आपका सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर, और ये मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में इस प्रकार से अगर देखें अपन, ये सेल का सेल है, ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है, यानी यहां पर इसके अंदर पहले जो थे वो इस प्रकार से पतले धागे नुमा संरचना के रूप में थी, लेकिन उसके बाद में आगे संरचना कैसी बन गई है, लेप्टोटीन में जाते ही मोटे धागे नुमा संरचना के रूप में संरचना बदल जाती है। फिर उसके बाद में देखते हैं कौन सी अवस्था, जाइगोटीन अवस्था। जाइगोटीन अवस्था, ध्यान देना जाइगोटीन अवस्था क्या होती है। इस अवस्था को जैसे अपन ने उसको लेप्टोनीमा नाम दिया था, यहां पर इस अवस्था को नाम क्या दे देंगे अपन, जाइगोनीमा भी अपन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, जाइगोनीमा अवस्था भी कहा जाता है। ध्यान देना यहां पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो आपस में पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, यानी कि आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, और वो जो पेयरिंग जो क्रिया होती है, गुणसूत्रों का आपस में जुड़ने की जो क्रिया होती है, वो क्रिया कहलाती है दोस्तों सिनेप्सिस क्रिया। इंपॉर्टेंट है आपका थर्ड पॉइंट इस स्लाइड के अंदर,
इंपॉर्टेंट है क्या कि सिनेप्सिस क्रिया किसे कहते हैं, सिनेप्सिस क्रिया देखते हैं, वो देखें अपन। यहां ध्यान देना, होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी ये सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस पार्ट है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, वो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं वो थे, मान लीजिए कि आपके इस प्रकार से, ये तो इनका सेंट्रोमियर था और इस प्रकार से ये बिखरे हुए थे। लेकिन जैसे ही जाइगोटीन अवस्था में जाएंगे अपन, तो इस जाइगोटीन अवस्था के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो ध्यान देना यहां पर आपके पास में ये है सेल, ये है उसका न्यूक्लियस पार्ट, यहां पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो आपस में क्या करना शुरू कर देंगे, इस प्रकार से आपस में पेयरिंग करना, यानी कि आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। यानी उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्सिस क्रिया कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज सिनेप्सिस क्रिया। ध्यान रखना, सिनेप्सिस क्रिया किसे कहते हैं, दो ही तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था पहले, उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें सिनेप्सिस क्रिया होती है, वो तो कौन सा जाएगा आपका, जाइगोटीन अवस्था जो होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, सिनेप्सिस क्रिया होती है। एक आपको पूछा जाए कि विषमांगीय या होमोलोगस क्रोमोसोम विषमांग गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में जब जुड़ने लगती हैं तो गुणसूत्रीय भुजाओं को आपस में जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है, सिनेप्सिस क्रिया कहलाती है। यानी अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस क्रिया कहलाती है। गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना क्या कहलाएगा आपका, सिनेप्सिस मैकेनिज्म कहलाती है। फिर उसके बाद में अगला अपन लेते हैं कौन सा, कि इन दिस स्टेज द पेयर्ड होमोलोगस टेक द फॉर्म ऑफ बाइवेलेंट। यहां पर अगर अपन देखेंगे कि पहले जो संरचना थी उसके अंदर तो जो डायग्राम बना हुआ था उसके अंदर क्रोमोसोम थी, इस प्रकार से सिंगल क्रोमोसोम थे। लेकिन उसके बाद में जाइगोटीन अवस्था जो थी उसके अंदर जैसे अपन जाएंगे तो यहां पर सेंट्रोमियर की सहायता से क्रोमोसोम क्या हो गए थे, आपस में जुड़ना शुरू हो गए थे। और वो जुड़े हुए क्रोमोसोम किस रूप में दिखाई दे रहे हैं, बाइवेलेंट, यानी कि दो भुजाओं के रूप में। आपकी एक भुजा होगी, दूसरी होगी, बाइवेलेंट क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका, बाइवेलेंट क्रोमोसोम कहलाएगा। किसके अंदर, जाइगोटीन अवस्था के अंदर। यहां देख लीजिए, एक अवस्था ये है, दूसरी ये है, एक आपकी ये है, दूसरा ये है। इस प्रकार से इसके अंदर सिनेप्सिस क्रिया होती है। ध्यान देना, आपको पूछ सकता है कि ऐसी अवस्था का नाम बताइए जिसके अंदर सिनेप्सिस क्रिया होती है। और सिनेप्सिस क्रिया का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे अपन तो क्या रहेगा, गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना। उसके बाद में अगली अवस्था लेते हैं अपन, पैकिटीन अवस्था कहते हैं। ध्यान देना, यहां पर आपको कई बार आपको यहां पर पैकिटीन के जगह के ऊपर ये भी दे सकता है, या तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पैकिटीन अवस्था, या आपको मिल सकता है पैकाइटीन अवस्था। ठीक है, दोनों एक ही बात है। यहां पर अगर अपन देखें कि इस अवस्था को भी अपन कौन सी अवस्था कहते हैं, पैकिनीमा अवस्था कहते हैं अपन इसको भी। जैसे अपन ने लेप्टोनीमा कहा था, जाइगोनीमा कहा था, इसी प्रकार से पैकिटीन को भी क्या कहते हैं अपन, पैकिनीमा अवस्था कहते हैं। और यहां पर इस अवस्था के अंदर जो सिनेप्सिस क्रिया होती है, यानी गुणसूत्रों का आपस में जुड़ना जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी पैकिटीन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम थे, जैसे ये था आपका, ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम ये आया और ये इसके साथ में इसके क्रोमेटिड आपस में जुड़ गए। इस प्रकार से यानी ऐसी अवस्था जिसके अंदर गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में जुड़ना शुरू होते हैं। यानी इस अवस्था के अंदर जो आपके क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पूर्णतः जुड़ जाते हैं। और वो क्रोमोसोम जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, सिनेप्सिस क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आपके इसके अंदर सिनेप्सिस क्रिया कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद में लिया कि the two homologous of each bivalent apparatus to be attached with each other one more points, these attachment are known as काइजमेटा। यहां पर ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काइजमेटा क्या होता है। पहली अवस्था के अंदर अपन ने लिया था कि आपसे पूछा जाए कि फित्तेनुमा आकृति के गुणसूत्र कहां दिखाई देते हैं, लेप्टोटीन के अंदर। दूसरी अवस्था ली अपन ने जाइगोटीन,
वहां कौन सी क्रिया हुई थी शुरू? सिनेप्सिस क्रिया, यानी गुणसूत्र क्या हो रहे थे, आपस में जुड़ रहे थे। तीसरी अवस्था पैकिटिन अवस्था, जिसके अंदर क्या हो रहा है, काइजमेटा। काइजमेटा क्या कहलाता है, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम, ये है एक तो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। काइजमेटा क्या होगा वो देखता है। ये आपका एक क्रोमोसोम है, अगर अपन ये कहें कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, यानी दूसरा क्रोमोसोम आ गया ये आपका, जिसके अंदर मान लीजिए कि आपकी ये भुजा यहां से जुड़ी हुई है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दोनों गुणसूत्र आपस में जुड़े, तो बाईवैलेंट से तो ये क्या हो गया, टेट्रावैलेंट हो गया, यानी कि चार भुजा जुड़ गई। अब यहां पर काइजमेटा शब्द क्या होगा कि यहां पर जिस जगह के ऊपर गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, यानी गुणसूत्रीय भुजाएं जिस स्थान से जुड़ी हुई रहती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है आपका काइजमेटा। जैसे ये आपका भाग जो है, इस स्थान के ऊपर गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में अटैच हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, काइजमेटा कहलाएगा। यहां पर यही कह रहा है दैट टू होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम ईच बाइवेलेंट अपीयर्स टू दी अटैच विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से आपस में जुड़ते हैं वन और मोर पॉइंट्स, यानी एक या एक से अधिक जगह के। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये क्रोमोसोम था आपका और ये दूसरा क्रोमोसोम है, पहले यहां से जुड़ गया फिर वापस जुड़ गया, तो इस प्रकार से भी ये जुड़ सकते हैं आपस के अंदर। तो एक ही नहीं, एक से अधिक स्थान के ऊपर भी अगर जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे स्थान जहां पर गुणसूत्रीय भुजाएं आपस में जुड़ती हैं, वो स्थान क्या कहलाता है आपका, काइजमेटा। ध्यान देना, परिभाषा या तो काइजमेटा क्या कहलाता है, गुणसूत्र की भुजाएं जहां से जुड़ी रहती हैं वो बिंदु क्या कहलाता है, काइजमेटा कहलाता है। या फिर आपको ये पूछ सकता है उस अवस्था का नाम बताइए जिसके अंदर गुणसूत्र आपस में जुड़े रहते हैं, वो कौन सी अवस्था मान जाती है, पैकिटिन अवस्था। अगला लेते हैं अपन कौन सा, डिप्लोटिन अवस्था क्या होती है। डिप्लोटिन अवस्था को अपन किस नाम से जानते हैं, डिप्लोनीमा भी कहते हैं अपन इसको, क्या कहते हैं, डिप्लोनीमा अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीट, यानी इस अवस्था के अंदर डीएनए का पुनर्योजन जो होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डीएनए का पुनर्योजन पूरा होने का मतलब यह होता है कि एक डीएनए से नए डीएनए की कॉपी तैयार होती है इस अवस्था के अंदर। फिर उसके बाद में द क्रोमेटिड्स कंटिन्यू टू शॉर्टन एंड थिकन एंड द फोर सिस्टर क्रोमेटिड इन ग्रुप इज कॉल्ड द टेट्राड, यानी इसके अंदर क्या होता है, अभी इससे पहले वाली अवस्था के अंदर, यानी ये आपकी कोशिका थी, इसके सेंटर पार्ट के अंदर यानी न्यूक्लियस पार्ट के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट थे और ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे एक दूसरे से। दूसरा क्रोमोसोम अपन ने जोड़ा, अब जिस बिंदु से जुड़े हुए थे वो तो क्या कहला रहा था आपका, काइजमेटा, और इनके जुड़ने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है आपकी, सिनेप्सिस क्रिया। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों के अंदर बोलो यहां पर टोटल इसकी जो अवस्था बनी है वो अवस्था कैसी हो गई आपकी, टेट्राड अवस्था कहलाती है। ये जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या कहलाएंगे, टेट्राड होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि ये जैसे ही इस डिप्लोटिन अवस्था के अंदर चलते हैं, तो इस डिप्लोटिन अवस्था के अंदर जो क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम जो बने हुए थे, ये क्रोमोसोम वापस क्या होना शुरू होते हैं, ब्रेक डाउन, यानी कि सेंट्रोमियर भाग से वापस खुलना शुरू होते हैं। कैसे खुलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए थे, जैसे अपन इस डिप्लोटिन अवस्था के अंदर आते हैं तो ये जो क्रोमोसोम थे वो धीरे धीरे यहां पर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना, सेंटर से परिधि की तरफ, पेरिफेरल पार्ट की तरफ क्या होते हैं, खुलना शुरू होते हैं। ये यहां पर पहले मान लीजिए कि इसकी भुजा जो थी वो इस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से जुड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही यहां इसका पृथक्करण होगा जिसको अपन कहते हैं टर्मिनलाइजेशन, वो क्रिया जैसे ही होगी तो जैसे ही इसके अंदर गुणसूत्रीय भुजाएं पृथक होंगी, कहां से कहां होता है, केंद्र से, यानी इस सेंट्रोमियर वाले भाग से किधर खुल रहे हैं, ध्रुवों की तरफ। मान लीजिए आपके ये दोनों क्रोमोसोम थे, सेंट्रोमियर पार्ट से इस प्रकार से खुलते हुए आगे सामने की तरफ ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है क्या, द सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिगिन टू ब्रेक डाउन, यानी कि जो सिनेप्सिस क्रिया जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं अपन कि द काइजमेटा टेंड्स टू बिकम
टर्मिनलाइज्ड एज देयर मियोटिक प्रोफेज कंटिन्यूअस, यानी कि जैसे इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं उनका पृथक्करण होना शुरू होता है और किधर की तरफ, केंद्र से ध्रुवों की तरफ, यानी कि किधर से किधर की तरफ होता है, केंद्र से ध्रुवों की तरफ काइजमेटा का अंत होता है और अंत में चारों भुजाएं क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से अलग होने लग जाती हैं। और लास्ट जो अवस्था आती है प्रोफेज की, वो आती है कौन सी अवस्था आपकी, डाइकाइनेसिस, जिसको अपन डाइकाइनेसिस कहते हैं। ध्यान देना, इस अवस्था के अंदर जो प्रोफेज में अपने समसूत्री में पढ़े थे वो अवस्थाएं लक्षण प्रकट होने जाते हैं। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर अपन ने देखा था कि वहां पर केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका ये विलुप्त हो रहे थे, क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोसोम में बदल रहे थे, तो वो ही सारे चेंज इसमें आएंगे। दी क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू कंडेंसेशन, यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र क्या होने लग जाते हैं, आपस में संघनित होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि न्यूक्लियोलस, केंद्रिका एंड न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि केंद्रक झिल्ली, दोनों के दोनों क्या होने लग जाते हैं, केंद्रिका और केंद्रक के झिल्ली जो होते हैं दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। और ये ही अपन ने लक्षण किसमें पढ़ा था, अपन ने जब अपन ने समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था पढ़ी थी, वहां पर भी पहला पॉइंट अपन ने ये लिया था कि केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली क्या हो जाते हैं, डिसअपियर, यानी कि क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं टुवार्ड द एंड ऑफ द डाइकाइनेसिस, यानी कि इस अवस्था के अंत तक। फिर उसके बाद आता है कि द स्पिंडल एपरेटस बिकम ऑर्गेनाइज्ड, तर्कु तंतु जो थे उनका निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। यानी यहां डाइकाइनेसिस अवस्था को अपन ये कह सकते हैं कि जो समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था थी, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था में कि सबसे पहले केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होते हैं, दूसरा अपन ने लिया था कि वहां पर तर्कु तंतुओं का निर्माण क्या होने लगता है, प्रारंभ होने लगता है। तो इस प्रकार से वो ही सारे सिम्टम्स किसके अंदर आ जाएंगे, आपके डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में लेते हैं कि द सेंट्रियोल माइग्रेट अवे फ्रॉम वन अनदर। सेंट्रियोल का मतलब क्या होगा, यहां पर जो तारकाय जो होता है या तारक केंद्र जो होते हैं, तारक केंद्र विभाजित हो जाएगा और विभाजित होकर के दोनों ध्रुवों की तरफ गति करने लगता है। ये दोनों सेंट्रोस में जो सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम जो होते हैं ये विभाजित हुए और वो विभाजित होकर के दोनों ध्रुवों की तरफ गति करते हैं। यानी ये वाला यहां से केंद्र के पास में था लेकिन यहां से डिवाइड हुआ, ऊपर की तरफ गया, दूसरा इधर नीचे वाले वेजिटल पोल की तरफ आता है। इस प्रकार से डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर केंद्रक झिल्ली केंद्रिका विलुप्त हो जाती है, जो क्रोमेटिन तंतु थे वो आपस में संघनित होकर के मोटे धागे में बदल जाते हैं। दूसरा तीसरा लिया अपन ने क्या कि जो तारकाय होता है वो डिवाइड होता है और दो पोलर सेंट्रियोल यानी ध्रुवीय तारक केंद्रों का निर्माण कर लेता है, वो किधर जाते हैं, दोनों ध्रुवों की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने प्रोफेज अवस्था फर्स्ट जो थी उसके अंदर अपन ने 5 सब स्टेज पढ़ा। वो कौन कौन से थे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और लास्ट में अपन ने कौन सी ली, डाइकाइनेसिस। ध्यान रखना कि समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे वो परिवर्तन किसमें मिलेंगे, अपने को डाइकाइनेसिस अवस्था के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।